हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप यूपीएससी पे। तो आज हम लोग हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशल सीरीज में गवर्नेंस सेक्शन के ऊपर 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग 2021 मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां पे गवर्नेंस एंड एथिक्स के का इंटीग्रेटेड सिलेबस है और यही कारण है जो 3 क्वेश्चंस हम लोगों को इस स्पेसिफिक सेक्शन से देखने को मिले उनको आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हम लोग मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और हमारा जो पहला फोकस है वो सिलेबस कंप्लीशन का है एंड प्री बाई क्यूज के बेसिस के ऊपर हम लोग एनालाइज करते हैं कि किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहता है। 2021 जो लास्ट मेंस एग्जामिनेशन रहा था वहां पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे वो काफी अच्छा था। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि 2025 या 26 में जब भी आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, 26 में ही होगा अब तो वहां पे भी जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल और बेटर होगा। तो यही कारण है जब हम लोग मेंस में क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप हमारा रहता है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। अगर हम लोगों को सवाल समझ आ गया, क्योंकि आप लोगों को एक स्पेसिफिक वर्ड लिमिट के अंदर अपना आंसर लिखना रहता है, तो अगर हम लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर डिजाइन करने में हम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन एनी ऑफ द टू रीसेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स टू इलस्ट्रेट how they have enhanced transparency and efficiency in government services। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन होपफुली आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, तो इसको डिवाइड करते हैं, इसको डाइसेक्ट करते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्डर टू राइट द आंसर। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले एग्जामिन, तो एग्जामिन जो यहां पे लिखा गया है, फर्स्ट इज एग्जामिन। एग्जामिन यहां पे डायरेक्टिव वर्ड है जहां पे एग्जामिनर ने हम लोगों को डायरेक्शन दी है कि जो स्टेटमेंट उसने आपको दी है उसके साथ आपने क्या करना है। ये जो डायरेक्टिव शब्द है ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एग्जामिन हो सकता है, क्रिटिकली एनालाइज हो सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन हो सकता है। क्लियर? उसके साथ साथ कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स है, हर डायरेक्टिव तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ नहीं लगेगा, लेकिन डायरेक्टिव्स के मल्टीपल, कमेंट है, इनोबरेट है, इलेबोरेट है। क्लियर? तो देयर आर मल्टीपल डायरेक्टिव कीवर्ड्स जो कि एग्जामिनर के द्वारा हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो जो आज के सेशन में कंप्लीट होंगे वो करेंगे, उसके बाद मेन स्पेसिफिक अलग अलग सेशंस भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे जहां पे इन कीवर्ड्स को और ब्रेक डाउन किया जाएगा कि इनको किस तरह से हमने अप्रोच करना है। तो हम लोगों को यहां से समझ आ गया कि जो मेन डायरेक्टिव है विच इज गिवन बाय द एग्जामिनर, दैट इज एग्जामिन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जामिन? एग्जामिन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जो है वो डिटेल में जाके, गहराई में जाके, विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स, विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स हम लोगों को जो स्टेटमेंट है, क्लियर, उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है, उसको गहराई में जाके जो वो डिग करना पड़ता है। लेट अस सपोज अगर यहाँ पे एक्सप्लेन होता तो एक्सप्लेन का मतलब है जो पूछा गया है बस उसकी डिटेलिंग कर दीजिए। यहाँ पे आप लोगों को और डिटेलिंग की गहराई में जाना है और यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं वो आपकी डिटेलिंग को और ज्यादा बेटर एग्जामिनर के सामने पेश करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर? तो पहले हमारा रह गया एग्जामिन। नेक्स्ट, एनी ऑफ द टू रीसेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। अब आप सब लोगों को मल्टीपल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के बारे में पता रहेगा, तो हमें सिर्फ यहाँ पे 2 ही उठाने हैं क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, 100 वर्ड्स में आप लोगों ने लिखना था, तो सिर्फ 2 ही ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हम लोग यहाँ पे पिक करेंगे। 3-4 लिखने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है। हम लोगों ने बस ये ध्यान रखना है कि जिन भी इनिशिएटिव्स को हम लोग उठाएं उनके बारे में हमारे पास अच्छा खासा जो है वो डाटा या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम लोग एग्जामिन को जस्टिफाई कर पाएंगे। टू इलस्ट्रेट how they have enhanced transparency and efficiency in government services। क्लियर? तो बेसिकली हम लोगों को जो है वो क्या करना है, 2 ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं और उनके जरिए बेसिकली हम लोगों ने बताना है कि किस तरह से इन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी जो है उसको क्या किया है, एनहांस किया है। अब देखिए यहां पे एक वर्ड और आया है, दैट इज इलस्ट्रेट। देखिए नॉर्मली जब हम लोग इलस्ट्रेशन करते हैं तो इलस्ट्रेशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, क्लियर, या किसी एक स्पेसिफिक स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो उसका इफेक्ट है उसको बेसिकली हम लोगों ने दर्शाना होता है हमारे आंसर के अंदर। तो अगेन बात वही आ गई जो कि एग्जामिन डायरेक्टिव के साथ रिलेटेड है, तो हम लोगों को डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स हम लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरह से वो 2 ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स जिनको हम लोग पिक कर रहे हैं उनके द्वारा ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी जो है गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर उसको एनहांस किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात आती है तो जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर अगर
ऑटोमेशन आ गया, इंटरनेट आ गया। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली जो वो एफिशिएंसी हम लोगों को इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। जो कॉस्ट है उसमें किसी तरह की रिडक्शन आ गई, चाहे मैन पावर में की जो कॉस्ट है उसमें हम लोगों को रिडक्शन होती हुई देखने को मिलती है, तो एफिशिएंसी ऑफ दी गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो हम लोग इंक्रीज होती हुई मानेंगे। जो टाइम है वो कम हो गया किसी सर्विस को प्रोवाइड करने का, तो एफिशिएंसी जो हम लोग इंक्रीज मानेंगे। क्लियर? ट्रांसपेरेंसी की बात है कि कोई भी स्कीम चल रही है ओपनली हम सब लोगों को, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर हर एक चीज के बारे में हम लोगों को आइडिया लग रहा है। प्रॉपर ओपननेस जो वो किसी एक स्कीम के अंदर है, लोगों के लिए जो है वो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म जो है वो डिजाइन किया गया है, प्रॉपर फीडबैक का मैकेनिज्म जो है वो मौजूद है, स्क्रूटनी का मैकेनिज्म जो है वो मौजूद है। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो हम लोगों को बेसिकली जो हमारा आंसर रहेगा, तो आसान भाषा में अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और आसान करें तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, दो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को पिक करेंगे और हम लोग बताएंगे किस तरह से इन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव से ट्रांसपेरेंसी और जो एफिशिएंसी है वो एनहांस हुई है। और क्योंकि हम एग्जामिन और इलस्ट्रेट दोनों कर रहे हैं तो हम लोगों को फैक्चुअल सपोर्ट करनी पड़ेगी, फैक्ट्स जो है वो दिखाने पड़ेंगे कि देखिए ये स्पेसिफिक स्कीम है, यहाँ पे 94% 95% लोग जो हैं उनको बेनिफिट हुआ है, उनके लिए जो सर्विसेज है वो ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट हुई है। क्लियर हो गया बात यहाँ पे? डन? तो इस तरह से जो है हम लोगों को क्वेश्चन को डाइसेक्ट करना है। अब चलिए सबसे पहले जो है वो एक बार फिर से होपफुली यहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा समझ आ चुका होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है हमारा जो कमांड वर्ड है या जिसको हम लोग डायरेक्टिव कहते हैं दैट इज एग्जामिन। तो एग्जामिन का मतलब क्या है? अभी हमने बताया, गो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन हाउ इनिशिएटिव्स इंप्रूव एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी विद द हेल्प ऑफ डाटा और फैक्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, हम लोगों ने सिर्फ दो इनिशिएटिव जो वो पिक करने हैं, वो आपकी मर्जी, आप कौन सा इनिशिएटिव पिक करोगे। आप ई ऑफिस पिक कर सकते हो, जीएम पिक कर सकते हो, डिजी लॉकर पिक कर सकते हो, है ना, उमंग, गति शक्ति, आपकी इच्छा है, आप कोई भी इनमें से दो स्कीम्स जो हैं वो उठा सकते हो। नेक्स्ट आ गया इलस्ट्रेट, आप लोगों को इलस्ट्रेशन करनी है जहां पे बेसिकली आप लोगों को जो कॉज और इफेक्ट रिलेशन है, आउटकम है, उसके साथ उन स्पेसिफिक स्कीम्स को की जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। दो डायमेंशंस है जो कि हमारे आंसर के अंदर आने चाहिए, दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो कीवर्ड्स हमारे क्वेश्चन के अंदर मौजूद होते हैं वो आंसर के अंदर भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। क्लियर? उसके साथ जो मेन डिमांड है, क्योंकि ये गवर्नेंस एंड एथिक्स का ज्वाइंट क्वेश्चन है, मेनली जो है वो गवर्नेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो यही कारण है कि हमारा जो ध्यान है वो ज्यादा सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर रहेगा कि किस तरह से अल्टीमेटली उन स्कीम से लोगों को जो है वो बेनिफिट हुआ है, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट सर्विसेज है या गवर्नेंस है उसमें हम लोगों को स्मूथनेस जो है वो देखने को मिली है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? डन? और उसके साथ साथ जो है वो जब हम लोग एंड करेंगे, कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूजन का सीधा सीधा मतलब क्या रहता है कि लेट अस सपोज अगर हम लोगों ने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया होगा तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमारा कंक्लूजन रहता है। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो ये मान रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जो इंक्रीज हुई है। क्लियर? तो यही कारण है हम लोग जो है वो पॉजिटिव साइड यानी कि पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ई गवर्नेंस ऑन ओवरऑल पब्लिक सर्विस डिलीवरी या गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ जो है वो अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। तो मेनली दो तरह से जो है वो कंक्लूजन रह सकता है, या तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन रहता है अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं, या फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन रहता है जहां पे हम फ्यूचर में और क्या बेटर कर सकते हैं, या उसका प्रेजेंट सिचुएशन में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं रहा है, वो कंक्लूजन रह सकता है। तो देयर आर मल्टीपल वेज जिनके जरिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ी सी बात जो है यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। तो देखिए नीचे जो आप लोगों के साथ आंसर प्रॉपर्ली शेयर किया गया है, तो आप इस आंसर को जो रीड कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक फाइल आप सब लोगों के साथ जो है वो शेयर कर ली जाएगी। तो देखिए जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं तो हमारा पूरे का पूरा है ना, थोड़ा सा बड़ा रखी है इंट्रोडक्शन, ताकि आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी और चीजें जो वो समझ आए। जब भी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो अलग अलग तरह से इंट्रोडक्शन रहती है। या तो हमारी इंट्रोडक्शन जो है वो जो सेंट्रल थीम है उसके ऊपर आधारित रहती है। सेंट्रल थीम का मतलब क्या रहता है? सेंट्रल थीम का मतलब क्या है कि किसके ऊपर ये सवाल आधारित है। तो ये सवाल किसके ऊपर आधारित है? ई गवर्नेंस के ऊपर आधारित है। क्लियर? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सेंट्रल थीम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ई गवर्नेंस जो है उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां से हमारे क्वेश्चन की जो है वो
इंट्रोडक्शन हो सकती है, किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो डिलीवरी ऑफ सर्विस और उसके साथ साथ जो वो फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट उसको इंप्रूव करने का है। वहां से हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। या हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी सेंट्रल थीम है उसमें कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग करंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। करंट में कोई रिसेंट गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट आई हुई है, किसी ने कोई रेफरेंस दी हुई है जहां पे ये मानना है कि किस तरह से ई गवर्नेंस सिस्टम जो है दे हैव इंप्रूव्ड द पब्लिक सर्विस डिलीवरी, तो वहां से हम लोग जो है उसको कोट कर सकते हैं, हम लोग उसको साइट कर सकते हैं। या तीसरा क्या आ सकता है कि हम लोग जो है वो कंसेप्ट के साथ जो कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट क्या है, अब ई गवर्नेंस से रिलेटेड तो बहुत सारे डायमेंशंस है, यहां पे ई गवर्नेंस के दो एस्पेक्ट्स की बात की गई है, हाउ दे आर इंप्रूविंग अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, क्लियर, या ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। तो वो ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी के साथ हम लोग अपने कंसेप्ट को लिंक कर सकते हैं कि किस तरह से जो ई गवर्नेंस के जरिए हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो देयर आर मल्टीपल वेज, मल्टीपल टेक्निक्स। क्लियर हो गई बात, यहां पे जान जैसे मर्जी करो, ना समझ आए तो मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस, वहां से कंसेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए वो काफी हद तक जो है वो सही रहता है। उसके बाद देखिए ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आ गया, वही कन्वेंशनल। फिर जब हम लोग हमारा बॉडी पार्ट के ऊपर आएंगे तो बॉडी पार्ट में हम लोगों को क्या कहा गया है, बॉडी पार्ट में जहां से हमारा आंसर की शुरुआत होगी, एक चीज ध्यान रखना कि बहुत बार जब हम लोगों को हालांकि इतना ज्यादा समय हमारे पास होता नहीं है, वर्ड लिमिट रहती नहीं है, लेकिन जब बड़े क्वेश्चंस रहते हैं तो वहां पे एक ट्रांजिशनल लाइन, यानी कि जैसे ही आप इंट्रोडक्शन से बॉडी पार्ट में मूव किए तो आप बता सकते हो, जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस आर रिफ्लेक्टेड इन द रीसेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स दैट ट्रांसलेट्स गवर्नेंस रिफॉर्म्स इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। तो वहां पे दो स्कीम्स का हम लोगों ने बात कर लिया। तो दिस इज बेसिकली योर ट्रांजिशनल लाइंस, कनेक्टर, जो मर्जी आपने इसको कहना है वो आप कह दो, जो आपके बॉडी पार्ट को शुरू करवा रहा है, जहां से हमें देख के ही पता चल जा रहा है कि ठीक है अब आप क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को आप लोगों ने एड्रेस करना शुरू कर दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कंटेक्स्ट है बॉडी पार्ट में सिर्फ वही होना चाहिए, लेफ्ट राइट लिखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, नहीं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अल्टीमेटली आपका जो फाइनल स्कोर रहेगा उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर हो गई बात यहां पे। तो देखिए जब हम लोग बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो बॉडी पार्ट में क्या एक्सपेक्टेड था, कंटेक्स्ट क्या था, दो स्कीम्स का था और उनके जरिए जो है वो हम लोगों ने क्या बताना था, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। क्लियर, दो चीजों को जो हम लोगों ने हाईलाइट करना था, हाँ, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, बिल्कुल क्लियर हो गई बात यहां पे, डन। तो देखिए जो दो स्कीम्स मैंने पिक की हैं वो कौन कौन सी है, एक ई ऑफिस स्कीम है जहां पे सारे के सारे जो फाइल्स हैं उनको डिजिटली साइन किया जाता है, स्टैंपिंग की जाती है, क्लियर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जहां पे क्लियर हो जाए कि किसके द्वारा किस स्पेसिफिक फाइल की किस स्टेज में डिसीजन लिया गया है। अब देखिए अब हम लोग डाटा के जरिए बताएंगे, अब हम लोग जो उसकी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं जहां पे हम बता रहे हैं कि ये स्कीम सच में ही ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखिए 94% ऑफ द फाइल 2024 का जो वो डाटा है जहां पे सेंट्रल सेक्रेटरीट की जो 94% ऑफ द फाइल्स हैं दे आर बेसिकली प्रोसेस्ड थ्रू ई ऑफिसेज व्हिच हैज रिड्यूस्ड डिलेज, paperwork and ambiguity in file handling. Clear, from a governance perspective e offices improved efficiency, promote accountability and limits the opportunity for arbitrary actions। अब आप अपनी मर्जी से कोई एक्शन नहीं ले सकता, सबको पता है। तो ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, अगर टाइम लिमिट कम हो रही है, क्लियर, पेपर वर्क कम हो रहा है, ज्यादा जल्दी डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो ये हमारी एफिशिएंसी को, और उसके साथ साथ कौन डिसीजन दे रहा है, पब्लिक डोमेन के ऊपर अवेलेबल है, सबको पता है कि किस स्टेज के ऊपर किसने डिसीजन लिया है, तो ट्रांसपेरेंसी जो है उसको इंप्रूव किया जा रहा है। तो बेसिकली क्या है, यहां पे हमने डाटा शो कर दिया और हमारी ट्रांसपेरेंसी प्लस एफिशिएंसी के जो दोनों डायमेंशंस है वो पहले वाले एस्पेक्ट में कवर हुए, फर्स्ट स्कीम में कवर हुए। सेकंड स्कीम जो है दैट इज जीईएम, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की अगर हम लोग बात करें, विच इज ए प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। क्लियर, जहां पे जो है आप लोगों को बिल्कुल ओपननेस है, क्या बिडिंग प्राइस है, क्या प्राइस कंपैरिजन है, वेंडर की क्या रेटिंग है, ताकि आप लोग अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके, जो कि ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी जो है उसको इंप्रूव कर रहा है और प्रोक्योरमेंट डिसीजन जो है वो आपकी खुद की डिस्क्रिप्शन के ऊपर आधारित है। अब देखिए यहां पे कितनी प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, 13 लाख करोड़ की जो वो प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स मोर देन 1.6 लाख गवर्नमेंट बायर्स and over 23 lakh sellers including a large number of the MSMEs। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, बेस्ट इंडिविजुअल्स को जो है वो जो परचेज करने का या सेल करने का जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो अधिकार मिलेगा। करप्शन की जो पॉसिबिलिटी होती थी, जो पहले मिडिल मैन लिया करते थे, वो काफी हद तक जो है वो मार्केट प्लेस से हम लोगों को रिमूव होती हुई देखने को मिल रही है। क्लियर, तो अगेन दो स्कीम्स हम लोगों ने पिक की विद हेल्प ऑफ डाटा, हम लोग इसको एग्जामिन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से दीज टू स्पेसिफिक स्कीम्स आर एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी विद इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। क्लियर हो गया बात यहां पे, डन।
तो ये जो है वो हमारा इस तरह से स्पेसिफिक क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सकते थे। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मूव करिए। ये बेसिकली गवर्नेंस एंड एथिकल डायमेंशन जो है, या बेसिकली जिसको हम लोग एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के टॉपिक के अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ is an internally induced behavior than an externally administered action explain। देखिए जब हम लोग प्रोबिटी की बात करते हैं तो प्रोबिटी में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रहती है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, मॉरल अपराइटनेस, ट्रांसपेरेंसी, क्लियर। तो देयर आर मल्टीपल वैल्यू सिस्टम जो इंटीग्रेट होकर जो है वो प्रोबिटी को कंपोज करता है। प्रोबिटी जो है वो बेसिकली स्पेसिफिकली जब हम लोग किसी भी प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे पब्लिक ट्रस्ट के लिए जो है वो प्रोबिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, जहां पे कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो मल्टीपल वैल्यूज, पब्लिक सर्विस की वैल्यूज को एडहर करे। क्लियर होगी बात यहाँ पे। जैसे बड़ी बार अगर आसान भाषा में, अब मैं जब बड़ी ज्यादा टेक्निकलिटीज में भी तो नहीं जाऊंगा, बहुत बार जो है वो प्रोबिटी, ऑनेस्टी, उसके बीच में डिफरेंशिएशन जो है उसके बारे में हम लोगों को जो है वो आइडिया होना चाहिए। तो आप ऐसा मानिए कि ऑनेस्टी जो है दैट इज वन ऑफ द वैल्यू फॉर प्रोबिटी, एंड फॉर एनी सिविल सर्वेंट और एनी प्रोफेशनल सर्विसेज जो प्रोबिटी है दैट इज मेनली जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज एन इंटरनली, देखिए जब हम लोग प्रोबिटी की बात करते हैं तो ये इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरह से जो है वो इसको जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे इंटरनली अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ज्यादा जो है इंटरनली हमारा जो वैल्यू सिस्टम्स है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंस ऑफ पब्लिक सर्विसेज है, क्लियर, जहां पे बिना किसी सुपरविजन के हम लोग इस तरह से जो वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो ये आधारित है। एक्सटर्नल की जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोगों को किसी लॉ का, क्लियर, किसी तरह की पेनल्टी का, इस तरह का जो वो फियर होता है, भय होता है, तब हम लोग कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, दैट इज योर एक्सटर्नल। तो प्रोबेबिलिटी के लिए दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन बना है ये एक एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है जो काफी हद तक सही है। अगर मान लीजिए मेरी इच्छा नहीं है पब्लिक सर्विस करने की, मेरी इच्छा नहीं है कोई सर्विस प्रोवाइड करने की, तो मैं किसी भी तरह का डिसीजन जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं ले पाऊंगा। क्लियर। अगर मान लीजिए जैसे ना देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज सिविल सर्विसेज का या पब्लिक सर्वे का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है दैट इज पब्लिक वेलफेयर। क्लियर। पब्लिक वेलफेयर के लिए डिसीजन मेकिंग आप लोगों ने किस तरह से करनी है, जब आप डिसीजन मेकिंग करोगे तो बहुत बार डिसीजन मेकिंग में जो वो इंटेंशनली या ड्यू टू फियर, किसी डर से, किसी भय से, क्लियर, या ड्यू टू एनी पर्सनल इंटरेस्ट, बहुत बार जो लोग डिले करते हैं, क्लियर, और जिससे जो अल्टीमेट वैल्यू है पब्लिक वैल्यू वो आप लोगों की जो है वो, या पब्लिक वेलफेयर, वो अल्टीमेटली आप लोगों को डिले होता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर लैक ऑफ प्रोबेबिलिटी है तो लोग भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्लियर, और उसके साथ साथ जो है, और उसके साथ साथ जो वो पब्लिक सर्विस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर गवर्नेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है, वो हम लोगों को डिफीट होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो कहानी क्या है कि दोनों की दोनों चीजें प्रोबेबिलिटी के लिए है रेलेवेंट, लेकिन कहानी क्या है कि अगर इंटरनली आपके अंदर जो वो मोटिवेशन नहीं है, इंटरनली आपकी कॉन्शियस या आपका जो वैल्यू सिस्टम उस चीज को अलाउ नहीं कर रहा है, तो फिर जो एक्सटर्नल है वो कहीं ना कहीं जो है वो उनकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रहती, और हम लोग नॉर्मली इस तरह की चीजें देखते भी हैं। क्लियर होगी बात यहाँ। तो ये देखो, अब यहाँ पे एक चीज है कि हम लोगों का जो आंसर है वो किस तरह से लिखा जाएगा। तो हमारे दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग दोनों चीजों को एक्नॉलेज करेंगे, क्लियर, बट एट द सेम टाइम हमारा आंसर क्या है, हमारा डायरेक्टिव वर्ड यहाँ पे क्या है, दैट इज एक्सप्लेन। तो हमने स्पेसिफिक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन का मतलब है कि जो पूछा गया है उसकी डिटेलिंग कर देनी है। एग्जामिन में हमें और ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है, फैक्ट्स की सहायता से, केस स्टडीज की सहायता से जो है वो हम लोग हमारे आंसर को और ज्यादा सब्सटेंशिएट करते हैं, और ज्यादा जो वो गहरा लेके जाते हैं, और ज्यादा ओपन करते हैं। एक्सप्लेन में जो पूछा गया है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बताएंगे कि ऐसा क्यों है। हम लोग एक्नॉलेज तो करेंगे कि देखिए मैंने बताया कि दोनों के दोनों जो एक्शंस है या दोनों के दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये प्रोबेबिलिटी के लिए रेलेवेंट है। लेकिन एग्जामिनर जो हमसे पूछ रहा है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा जो है वो रेलेवेंट है रेदर देन एक्सटर्नली एडमिनिस्ट्रेटेड एक्शन, तो इसको एक्सप्लेन करिए। तो उसके हम लोगों को जो वो रीजंस बेसिकली आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और जो है वो लिखने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो हम लोग स्पेसिफिक क्वेश्चन को जो वो बाइफरकेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे काफी ज्यादा एग्जांपल्स, हाँ यस, जब हम लोग गवर्नेंस की बात करते हैं तो बिना एग्जांपल्स के जो वो चीजों को लिखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। जैसे हम लोग बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो बॉडी पार्ट में इंटरनली इंड्यूस्ड बिहेवियर क्या है,
स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल प्रोबिटी क्या है, क्लियर, जो सस्टेनेबल है, कंसिस्टेंस है, क्योंकि इंटरनल है तो ऐसा नहीं है कि आप सिचुएशन के बेसिस के ऊपर जो अपने डिसीजन मेकिंग को जो है वो चेंज कर लोगे, क्लियर। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारे जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, हमारे जो रिलेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इंटरनली जो वो कमिटेड हैं, वैल्यू सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, ठीक है, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, मॉरल अपराइटनेस है, तो अल्टीमेटली जो है वो चीजें कहीं ना कहीं कम होती हुई देखने को मिलेंगी। जो अल्टीमेटली जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड ट्रस्ट ऑन पब्लिक सर्विस, वो अपहोल्ड होगा, क्लियर। जैसे एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे टी एन शेषन जी का जो है वो हम लोग बात जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए वो कहीं ना कहीं इंटरनली ड्रिवन थे, क्योंकि लीगली तो नहीं था, हालांकि लॉ तो मौजूद था, लेकिन इससे पहले भी आप लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो देखने को मिले, लेकिन उनके द्वारा उस तरह का डिसीजन नहीं लिया गया। तो यहाँ पे जो इनका इंटरनल बिहेवियर था, इंटरनल वैल्यू सिस्टम था, उसने कहीं ना कहीं जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को पुश किया। सिमिलरली जो है वो आप लोग ई श्रीधरन जो है मेट्रोमैन, उनका भी यहाँ पे जिक्र कर सकते हो। साथ में हम लोगों को ये भी एक्नॉलेज करना है कि जो एक्सटर्नली एडमिनिस्ट्रेटेड एक्शंस है, लॉज, रूल्स, ऑडिट्स, है ना, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है, सीबीसी, लोकपाल, वो भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगेन इनका होना जो है वो तभी इंपॉर्टेंट है अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो इंटरनली अपने आप को पुश कर रहा है और आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच विद सर्टेन वैल्यू सिस्टम जो वो अख्तियार कर रहा है, तब जाके जो है वो आप लोगों को ये वाला जो पब्लिक सर्विस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो है वो अटेन या अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे ना। तो हम लोग, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा ये रहेगा कि हम लोग किस तरह से जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल वैल्यू सिस्टम है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, मॉरल अपराइटनेस, वो ज्यादा रेलेवेंट है रेदर देन मैं एक्सटर्नल सिस्टम यानी कि लॉस की बात करूंगा। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रेलेवेंट है, ताकि ये हम लोगों को एक दायरा देंगे, लेकिन उसके साथ साथ उस दायरे के अंदर क्या डिसीजन मेकिंग लेनी है, वहां पे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से जो आप इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते थे, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को जब अप्रोच कर सकते थे। तो आप लोगों के साथ जो मॉडल आंसर है वो शेयर किया गया है, तो आप लोग एक बार उसको जरूर देख लीजिए। क्लियर, चलिए एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है जब भी हम किसी चीज को लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, that is the Companies Act 2013 has made corporate social responsibility mandatory for business corporates in India. However, the impact of social responsibility contributions towards social welfare and environmental protection still remain inadequate. Comment. तो देखिए कमेंट शब्द लिखा गया है यहाँ पे, तो कमेंट बेसिकली क्या है, आपका एक ओपिनियन मांगा जा रहा है। आपका ओपिनियन क्या हो सकता है कि जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी गई है, क्योंकि अभी भी जब हम लोग बात करते हैं सीएसआर की, तो मैक्सिमम पैसा जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्चा जाता है। क्लियर, मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं जो सोशल वेलफेयर है इन जनरल, क्लियर, अदर देन एजुकेशन एंड हेल्थ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन उस पर बहुत ज्यादा कम है। अगर हम लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी बात करें तो हमारा जो ज्यादा ध्यान रहता है वो पेड़ लगाने के ऊपर रहता है, रेदर देन हम लोग जो है वो ओवरऑल होलिस्टिकली, है ना, वेस्टलैंड मैनेजमेंट की बात करें, वाटरशेड मैनेजमेंट की बात करें, तो हम लोग होलिस्टिकली जो वो सीएसआर को यूज नहीं करते हैं। हमारा जो ध्यान रहता है वो रहता है कि ठीक है पेड़ लगा दिए, इसका मतलब है कि जितना 2% हम लोगों ने खर्चा करना है वो हमारा काम हो गया। तो हम लोग बेसिकली एक्सपेंडिचर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगली बाइंडिंग है, तो हम लोग जो है वो बस पैसा खर्चा करना जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। क्लियर, रेदर देन हम लोग ये जो दो इंपॉर्टेंट सोशल वेलफेयर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट से आप एग्री कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपके पास किस तरह के आर्गुमेंट्स हैं, किस तरह के जो है वो सपोर्टिंग फैक्ट्स है। क्लियर, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस स्टेटमेंट से एग्री कर सकते हो। तो कमेंट बेसिकली आपकी ओपिनियन है, आपका एक टिप्पणी है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हो, और या आप इससे एग्री प्लस डिसएग्री दोनों भी कर सकते हो। क्लियर होगी बात यहाँ पे, डन। तो आपकी जो है वो इच्छा है यहाँ पे कि किस तरह से जो है आप इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को पिक करोगे। क्लियर, तो आप लोग जो वो डिसाइड करोगे कि ये वाला जो सवाल है वो कैसे आप लोगों ने अप्रोच करना है। क्लियर होगी बात। तो कमेंट जो है वो हम लोगों को जो है वो काफी ओपन या जो आंसर लिख रहा है उसको जो वो काफी ब्रॉड एवेंचर्स दे देता है। तो लेकिन ज्यादा सेंसिबल चीज रहती है कि अगर हम लोग जो है वो बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चले, अनटिल और लेस कंप्लीटली कोई नेगेटिव चीज ना है। ठीक है, तो जब हम लोग सीएसआर की बात करेंगे तो होपफुली आप लोगों को यहाँ से थोड़ी सी चीज जो है वो समझ आ चुकी होगी कि हमने बेसिकली क्या करना है। हम लोगों ने यहाँ पे रीजन देने हैं, मतलब मैं इस स्टेटमेंट से एग्री करूंगा,
एट द सेम टाइम मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि ऐसा नहीं है, बाकी जगहों के ऊपर भी पैसा खर्चा किया जा रहा है, बट हाँ ये रियलिटी है जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी गई है, तो इससे हमें एग्री करना पड़ेगा। बट उसके साथ साथ जो पॉजिटिव साइड ऑफ CSR है उसको भी हम लोग अपने आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे सीधा हम लोग एक बार आंसर पे चलते हैं। एग्जाम्पल्स देने आप लोगों ने कंपनीज के एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। कोविड के दौरान क्या हुआ, वाटर कंजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें ITC के द्वारा, क्लियर, तो उसकी जॉब हम लोग यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बेसिकली जहां से CSR का कंसेप्ट निकला उसके बारे में हमने ले दिया कि किस तरह से जो है वो नेट प्रॉफिट का 2% अंडर सेक्शन 135 जो है वो कंपनीज ने CSR के ऊपर खर्चा करना होता है। जैसे एनवायरमेंट और सोशल, लेकिन अगेन उनमें भी हमने बताया कि एनवायरमेंट में भी ये ओवरऑल होलिस्टिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली जो है वो पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। लॉन्गर विजन नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ पैसा खर्चा किया जा रहा है। तो CSR का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि लीगल बाइंडिंग है तो हम लोग सिर्फ एक्सपेंडिचर के ऊपर जो है वो ध्यान दे रहे हैं। जैसे वाई इंपैक्ट रिमेन इनएडिक्वेट, तो देखिए यहां से जो हम लोगों ने अपना बॉडी पार्ट शुरू कर दिया। फर्स्ट, CSR इज ऑफन ट्रीटेड एज लीगल कंप्लायंस रेदर देन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी अगर आप लोग देखोगे CSR जो है दैट इज बेसिकली जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट, कि अगर आप पैसा कमा रहे हो तो समाज या सोसाइटी के ऊपर जो आप लोग उसको स्पेंड करो। लेकिन CSR को क्या मान रहे हैं ये लोग, लीगल कंप्लायंस मान रहे हैं। ठीक है कि जी ठीक है, कानून में लिखा है तो हमें खर्चा करना पड़ेगा, कर देते हैं, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डन। आउटकम मेजरमेंट रिमेन वीक। डन। जो CSR की जो रिपोर्टिंग है उसमें बस मेनली जो एम्फेसिस है वो इस चीज के ऊपर दिया जाता है कि कितना पैसा जो है वो खर्चा किया गया, रेदर देन इसका जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है ऑन लर्निंग, लाइवलीहुड, इकोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है, उसके ऊपर जो हम लोग देखें। तीसरा, सेक्टोरल एंड रीजनल इंबैलेंस है। फंड जो है वो एजुकेशन, हेल्थ केयर और जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स है वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है। जहां पे कंपनी स्थित है तो वो अपनी जगह के ऊपर ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती हैं। लेकिन जो नई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट एक्शन है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, इसके ऊपर जो वो काफी कम अटेंशन जो वो दी जाती है। 60% ऑफ CSR फंड जो है दैट इज बेसिकली एलोकेटेड फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो वो भी सोशल जो वेलफेयर, उसके दो ही जो डायमेंशन है उनके ऊपर हम लोगों को ज्यादा ध्यान देते हुआ देखने को मिलता है। उसके साथ साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो वो बहुत कम है। बहुत सारे लोग जो है वो उनको आइडिया नहीं है कि किस तरह से जो है वो CSR को वो अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एनवायरमेंटल पार्ट है दैट रिमेन सुपरफिशियल। ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है दे आर बेसिकली प्रेफर्ड ओवरऑल क्लाइमेट रेजिलियंस या वाटरशेड मैनेजमेंट। क्लियर। तो बेसिकली हम लोग ये हाईलाइट कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो रियलिटी में क्या रीजंस है जिनके कारण जो है वो इंपैक्ट हमें सोशल वेलफेयर ब्रॉडली एंड एनवायरमेंटल सेक्टर में भी जो है वो इनएडिक्वेट देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि CSR जो है उसने एजुकेशन और हेल्थ केयर, कोविड के दौरान जो है वो जो बेनिफिट किया गया, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर ITC का हेल्प है, टाटा का एजुकेशन के ऊपर काम है। क्लियर। तो अच्छी चीजें भी हो रही हैं, बट अगेन हम लोगों ने जो इनएडिक्वेट है उसके जो फैक्टर्स है, उसके जो रीजंस हैं, उनको भी अपने आंसर के अंदर लिखा है। कंक्लूजन यही हो सकता है कि इसका जो स्पेक्ट्रम है उसको ब्रॉड किया जाए और उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो इस तरह से जो है वो हमारे 3 क्वेश्चन हम लोगों को 2021 में देखने को मिले। आप लोग उनको एड्रेस कर सकते हो। बाकी जो सवाल है उनको, जो लास्ट 2 पेपर है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके साथ साथ शायद आप लोगों को आइडिया होगा अभी सिविल स्टैप के द्वारा जो मेंस टेस्ट सीरीज है उसको भी शुरू किया जा रहा है। क्लियर। और उसके साथ साथ जो है वो मेंस वैल्यू एडिशन प्रोग्राम, इसकी भी शुरुआत है। अगर आप लोग उसके डेमो लेक्चर्स या किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरह की सैंपल फाइल्स हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप लोग जाइए और हर चीज को पहले देखिए। तो इसी के साथ इस छोटे से सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।